जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब सर्वदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। 5 जुलाई 2020 की स्थगित सीटेट की परीक्षा की नई तारीख आने से पूर्व आपको अपनी तैयारी पूर्ण कर लेनी होगी। सफलता प्राप्ति का इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। आपके सामने विगत वर्ष 9 दिसंबर 2018 के हिंदी भाषा पेपर 1 के 30 प्रश्नों का अभ्यास सेट प्रस्तुत है, जिसके अभ्यास से हिंदी भाषा की समस्या दूर हो जाएगी। तो अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश का आशय कक्षा का छोटी छोटी कहानियों तथा कविताओं के चित्र व पोस्टर से सजा होना होता है, जिससे बच्चे बड़े उत्साह और आनंद से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना आवश्यक है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे जिस भी भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उसका सम्मान करते हुए उनके भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ है बच्चों का अपने दोस्तों के साथ परस्पर भाषाओं का आदान प्रदान करना। इससे उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होता है। अतः भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया होती है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देने से बच्चों में सरलता से रचना शक्ति का विकास होता है। हिंदी भाषा शिक्षक के प्रयास से इसके सार्थक होने की संभावना बढ़ जाती है। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। कक्षा 5 के बच्चों से सबसे सरल प्रश्न करना भाषा आकलन में सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? यह सबसे चिंतन रहित सवाल है। अतः यह भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे कमज़ोर प्रश्न सिद्ध होता है। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। भाषा का परस्पर आदान प्रदान करना अर्थात अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखना तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करना संप्रेषण कहलाता है। यह भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है।
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बच्चों को सर्वप्रथम कहानी सुनाना, उसके उपरांत सुनी गई कहानी बच्चों को अपने शब्द में लिखने को कहना, सुनकर लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इससे बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास प्रबल होता है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना होता है। पढ़ने के दौरान वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करना पढ़ने के साथ समझने की कोशिश करने की भाषाई व्यवहार को दर्शाता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों या अन्य शिक्षक को देना नहीं होता है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना होता है। इससे बच्चों में चिंतन और स्मरण शक्ति विकसित होने के साथ लेखन शैली का भी ज्ञान होता है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन सही है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, लिखने, सुनने, बोलने, पढ़ने। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों में मुख्य रूप से लेखन संबंधी अक्षमता पाई जाती है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं उन्हें विभिन्न भाषाओं से परिचय कराती है, अतः यह एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है।
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार भाषा के अनुकूल उपलब्ध परिवेश होता है। इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर। कविता की पंक्तियों में यात्रा को कठिनाइयों से भरा हुआ बताया गया है, अतः यात्रा का संकेत कठिनाइयों की ओर है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख। पद्यांश में सुमन सुख का तथा कंटक दुख का प्रतीक है, क्योंकि फूल खुशी बांटता है तथा कांटा दुख पहुंचाता है। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की। किसी भी कार्य को करने में आने वाली कठिनाइयों का सामना और उसे परास्त कर कार्य को सफल करना होता है। कवि व्यक्ति को हर स्थिति में आगे बढ़ने को प्रेरणा दे रहा है। इस जीवन यात्रा में सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं। मानव जीवन की यात्रा में अनेक अनिश्चितताओं की संभावना बनी रहती है, अतः इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? प्रवाह, तटिनी, जयमाला, नद। प्रवाह, तटिनी और नद सरित अर्थात नदी के समानार्थी शब्द हैं। जयमाला का अर्थ वरमाला होता है, इसलिए यह सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ता, ते, ती, ती। अनिश्चित में मूल शब्द निश्चित है, इसके पूर्व अ उपसर्ग लगा है। अनिश्चित शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़कर अनिश्चितता शब्द का निर्माण किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को अंतर्ग्रहण कर लें।
अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। माता पिता का बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां व आकांक्षाएं होती है। उन्हें यह पसंद नहीं कि उनके बच्चे गीत कविता में उलझे रहें, क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में बच्चे वंचित न रह जाएं। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। गीत कविता को विद्यालय में उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके अनुसार विद्यालयी शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। गीत कविता पूर्व में जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था, परंतु वर्तमान में इसकी उपेक्षा कर दी गई है। अतः यह कथन सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में? अनुच्छेद के अनुसार गीत कविता को शिक्षा व्यवस्था बच्चों के जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधक के रूप में देखती है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे। इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। यह बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। गीत कविता में बच्चों के रचने बसने से बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, यह कथन सर्वथा सही नहीं है। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल? बच्चों के जीवन से संबंधित लक्ष्य उनके माता पिता निर्धारित करते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। इस वाक्य में दो कर्म होने का संकेत मिलता है। जिस क्रिया में दो कर्म उपलब्ध हों वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है कौ, तिक, कृतिक, इक। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। सांस्कृतिक शब्द में मूल शब्द संस्कृत है। इसके अंत में इक प्रत्यय जुड़कर सांस्कृतिक शब्द बना है। मंजूर का समानार्थी शब्द है अच्छा, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार। मंजूर शब्द का समानार्थी शब्द स्वीकार होता है। आशा है यह वीडियो आपको सीटेट के हिंदी विषय में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। आप अपने विचार कमेंट में बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके तथा मैं भी प्रोत्साहित होता रहूं।
धन्यवाद।